हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आज भी आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपभोग पर पूर्ण रोक लगा दी है। आपको बताना है भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पूर्णतया प्लास्टिक के थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है पंजाब, तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा है हरियाणा। फटाफट उत्तर दीजिएगा, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने प्लास्टिक थैलियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। ये काम तो पूरे इंडिया को करना चाहिए, लेकिन भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश। बहुत ही शानदार काम किया है यहाँ की सरकार ने। ऐसा काम भारत के सभी राज्य को करना चाहिए। अगला देखिए, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता होगा कि किस देश में सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा होता है। चीन, जापान, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो निश्चित ही कोई दिक्कत नहीं है, सभी को पता है कि ब्रिटेन की वजह से नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा होता है, खास करके नॉर्वे में सबसे ज़्यादा। अगला देखिए, यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि क्या रीज़न है कि मानव की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है लेकिन पक्षियों की जनसंख्या तेजी से घट रही है, और ये बहुत दुख का कारण है। आपको बताना है रीज़न क्या है। पहला, पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। दूसरा कह रहा है कीटनाशक, रासायनिक उर्वरकों तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। फटाफट दीजिएगा जवाब, क्या हो जाएगा सही उत्तर बच्चा लोग। तो निश्चित ही एकदम कॉमन सेंस का है और सभी को पता है कि क्या रीज़न है। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। पक्षियों के वास स्थान का बड़े पैमाने पर कटौती, प्लांट्स रह ही नहीं जा रहे हैं, घर भी ऐसे बन जा रहे हैं जिसमें चिड़िया घोंसला नहीं लगा सकती हैं। साथ ही कीटनाशक, रासायनिकों, उर्वरक का उपयोग किया जाना जो कि बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड होते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं टावर्स वगैरह, रेडिएशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं चिड़िया को। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय विकिरणों द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला मानव शरीर का कौन सा अंग है। जो आपके नाभिकीय विकिरण होते हैं इसके द्वारा मानव का सबसे पहले कौन सा अंग प्रभावित होगा। यकृत, मस्तिष्क, फेफड़ा या अस्थि मज्जा। फटाफट देंगे जवाब, क्या हो जाएगा आप लोगों के हिसाब से सही उत्तर। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, नाभिकीय विकिरण से शरीर का सबसे पहले जो प्रभावित होगा वो होगा अस्थि मज्जा, जिसको कहते हैं बोन मैरो, जहाँ पे होता है ब्लड का निर्माण, ये सबसे पहले प्रभावित होता है। अगला है, रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है। रक्त कैंसर जो है वो कौन से औद्योगिक रसायन से होता है। पहला कह रहा है बेंजीन, दूसरा कह रहा है मैग्नीज, तीसरा कह रहा है पीसीबी और चौथा कह रहा है एस्बेस्टस। फटाफट बताएंगे कौन से पदार्थ से होता है रक्त कैंसर। सबसे पहले कौन सी चीज़ें हैं जो बड़े पैमाने पे जिम्मेदार हो सकती हैं रक्त कैंसर के लिए, ब्लड कैंसर के लिए। तो याद रखिए, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जो आपके सिगरेट के धुएं से निकलता है आपका बेंजीन, ये बहुत बड़ा रीज़न बनता है रक्त कैंसर का, बेंजीन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, बेंजीन। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का है, ध्यान दीजिएगा। समुद्र से किसी शहर की ऊंचाई जितनी अधिक होगी वहाँ की आबादी उतनी ज़्यादा ही क्या करेगी, नाभिकीय विकिरण की मात्रा बढ़ाकर लेती है, या विद्युत चुंबकीय विकिरण की मात्रा बढ़ाकर लेगी, या कॉस्मिक किरणों की मात्रा बढ़ाकर लेती है, या उपरोक्त सभी। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही हो जाएगा। आपको बताना है कि अगर समुद्र से किसी शहर की ऊंचाई ज़्यादा होगी तो कौन सी चीज़ें उनको ज़्यादा मिलेगी। तो याद रखेंगे कौन से ज़्यादा मिलेंगी, कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें मतलब जो आकाश से आती हैं किरणें धरती पर, जो धरातल से जितना ज़्यादा ऊंचाई पर रहेगा उसको उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, कॉस्मिक किरणें अगर ये ऊंचाई पर है तो इनको ज़्यादा प्राप्त होगा, ज़्यादा उपलब्ध होगा, क्योंकि कॉस्मिक किरणें
जैसे जैसे धरती पे आती जाती हैं इनकी दूरी बढ़ती चली जाती है और ऊंचाई पर ये जल्दी पहुंच जाती हैं। और इसमें भी भिन्नता होती है, ध्रुवों पर कास्मिक किरणें ज़्यादा प्राप्त होती हैं, जीरो पे कम प्राप्त होती हैं। इसके लिए सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण। तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा, आपका जीरो पे कम, ध्रुवों पे ज़्यादा, नीचे कम, ऊंचाई पे ज़्यादा प्राप्त होते हैं। अखबार में कौन सा विषैला पदार्थ या तत्व होता है? जो आपके न्यूज़पेपर होते हैं, अखबार होते हैं, इसमें कौन सा विषैला तत्व होता है? पारा, लेड, मैग्नीज या कैडमियम। ये सारे बहुत क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके छोटे छोटे एग्ज़ाम में भी आए हैं, हम आपको उसको भी प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। आपको हर तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाए ताकि आप छोटे एग्ज़ाम्स दें या बड़े एग्ज़ाम्स, आप लोगों को समस्या ना हो। तो जितने भी आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, मैक्सिमम कोशिश करें कि आप लोगों को वो सारे क्वेश्चन उपलब्ध करा दें जो विभिन्न आयोगों के द्वारा पूछे गए हैं। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, अखबारों में कौन सा विषैला तत्व होता है? लेड, जिसको कहते हैं सीसा। ये आपका अखबार में विषैला तत्व होता है, लेड, जिसको कहते हैं सीसा। वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक गैस कौन सा है? आपके सामने कुछ गैसों का नाम दिया है, आपको बताना है वातावरण में सबसे ज़्यादा प्रदूषित गैस कौन सा है। प्रोपेन है, बेंजीन है, मीथेन है या आपका ब्यूटेन है? फटाफट देंगे जवाब, इनमें से कौन सा है जो वातावरण में सबसे ज़्यादा प्रदूषक है? तो याद रखेंगे चलो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, मीथेन। ब्यूटेन और प्रोपेन ये तो एलपीजी के घटक हैं, तो ये तो नहीं होंगे। आपका जो मीथेन है इन चारों में वो मेन होगा, जो सबसे बड़ा प्रदूषक गैस माना जाएगा आपका मीथेन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे कह रहा है, घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? फैन है, हीटर है, रंगीन टीवी है या ट्यूब रोशनी है? ये सारी चीज़ें प्रदूषण करती हैं। याद रखिएगा, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हैं, मानव के स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल होती हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसानदेह कौन हो जाएगा? तो एकदम कॉमन सेंस का सभी को पता है, हमें बचपन से ही कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए और ख़ास करके पास से नहीं देखना चाहिए। और कलरफुल तो देखिए और भी ज़्यादा नुकसानदेह होता है, रंगीन टीवी। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन से प्रथम श्रेणी का प्रदूषक संकेतक होते हैं? इनमें से कौन है जो प्रथम श्रेणी के संकेतक होते हैं प्रदूषण के? हर चीज़ में प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक होते हैं ना, तो प्रथम श्रेणी के जो संकेतक हैं वो कौन हो जाएंगे प्रदूषण के? पहला कह रहा है मधुमक्खी, दूसरा कह रहा है तितलियाँ, तीसरा कह रहा है चूर्ण प्रवार। चूर्ण प्रवार का मतलब होता है मोलस्क। मोलस्क मतलब जो कड़ी खोल वाले होते हैं उनकी बात कर रहा है। और चौथा कर रहा है डे लियोन। बताएंगे कौन है जो प्राथमिक श्रेणी का प्रदूषक संकेतक माना जाता है? तो याद रखेंगे कौन हो जाएंगे बच्चा लोग? कड़ी खोल वाले जीव, जिनको कहते हैं मोलस्क, जिनके खोल चूने पत्थर के होते हैं, ये प्राथमिक प्रदूषण के संकेतक होते हैं। याद रखिएगा, या प्रथम श्रेणी के प्रदूषक के संकेतक होते हैं। प्रथम श्रेणी के हैं जो प्रदूषण का संकेत करते हैं, मोलस्क। निम्नलिखित में से कौन सा हानिकारक पदार्थ नाभिकीय विस्फोट के बाद लंबे समय तक सक्रिय रहता है? इसमें से कौन सा पदार्थ है अगर नाभिकीय आपका विस्फोट होता है तो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक वो सक्रिय रहेगा, आसानी से निष्क्रिय नहीं होगा? सीजियम 137, स्टोटियम 89 या प्लूटोनियम 239 या आयोडीन 131? फटाफट बताएंगे इसमें से कौन सा आपका नाभिकीय विस्फोटक है जो विस्फोट होने के बाद इन्वायरमेंट में बहुत लंबे समय तक रहेगा? तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग? आप सभी ने पढ़ा होगा प्लूटोनियम। यूरेनियम के बाद प्लूटोनियम का नाम बहुत पढ़ते हैं आप लोग। ये सारे बहुत ही सक्रिय रेडियो पदार्थ हैं जो आसानी से निष्क्रिय नहीं होते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी खतरनाक होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, प्लूटोनियम 239। अगला देखिए, जीवधारियों का कौन सा वर्ग नाभिकीय विकिरण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? जीवधारियों में कई तरह के वर्ग के जीव आते हैं। कौन से वर्ग के जीव सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं नाभिकीय विकिरण के प्रति? पहला कह रहा है जल थल चारी, दूसरा कह रहा पक्षी, तीसरा कह रहा स्तनपायी और चौथा कह रहा सरीसृप। बताएंगे जीवधारियों का कौन सा वर्ग नाभिकीय विकिरण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, जो स्तनपायी होते हैं या जो स्तनधारी होते हैं ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है जिसे पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है?
इनमें से कौन सा वृक्ष है जिसको पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? सफ़ेदा, खुबानी, नारियल ताड़ या ग्रे एल्डर? बताएंगे। चलो क्या है जो सही हो जाएगा, तो याद रखेंगे आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यही सही हो जाएगा। सफ़ेदा मतलब यूकेलिप्टस, जो आपका लिप्टस होता है ना, ये आपका कहलाता है सफ़ेदा। इसी लिप्टस को सफ़ेदा भी कहते हैं। और आप सभी को पता है यूकेलिप्टस बहुत ज़्यादा पानी का अवशोषण करता है। जहाँ भी होता है वहाँ धरातल से मैक्सिमम पानी को ये खींच लेता है, इसलिए इसको पारिस्थितिकी तंत्र का दुश्मन कहते हैं, दोस्त नहीं कहते हैं। तो सफ़ेदा कहिए या लिप्टस कहिए, ये सही हो जाएगा। अगला कह रहा है किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई? कौन सा उपग्रह था जिसके माध्यम से हमने ओजोन के छिद्र को दर्ज किया था कि ओजोन में होल हो रहा है? वो उपग्रह का नाम क्या था? निम्बस 7, लैंडसेट 3 या गोज है या टेरोसन इन है? आपको बताना है इनमें से कौन सा उपग्रह है जिसने पहली बार ये बताया था कि ओजोन का क्षरण हो रहा है, या जिसके माध्यम से हमने पता लगाया था कि ओजोन का क्षरण हो रहा है? तो याद रखेंगे कौन हो जाएगा? निम्बस 7। इसी के माध्यम से ओजोन क्षरण के बारे में पहली बार पता लगा था। अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा वायु प्रदूषण नहीं होता? इसमें से कौन सा है जो वायु प्रदूषण नहीं करता? पहला कह रहा है डीजल इंजन, दूसरा कह रहा है परागण, तीसरा कह रहा है ताप विद्युत शक्ति केंद्र और चौथा कह रहा है जल विद्युत शक्ति केंद्र। इसमें से कौन सा है जो आपका वायु प्रदूषण नहीं करता है, ये बताना है। तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। जल विद्युत शक्ति केंद्र जो है ये वायु का प्रदूषण नहीं करते हैं, बाकी चीज़ें करती हैं। ताप विद्युत यानी कि कोयले का जब हम जलाते हैं और विद्युत उत्पादन करते हैं तो होता है, परागण से भी वायु प्रदूषण होता है। और डीजल इंजन तो आप सभी को पता है कि इससे बहुत सारी गैसें और ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो वायु प्रदूषण करती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए क्यों हानिकारक है? यह ओजोन परत को नष्ट करती है, यह हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करती है, या यह कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वातावरण में कम कर देती है। आपको बताना यह सभी बातें सही हैं। तो मेरे बच्चों को तो पता है कि हीमोग्लोबिन में ये क्या कर देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड 300 गुना ज़्यादा तेज़ी से 300 गुना ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करता है, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई को अवरुद्ध कर देता है, जिससे दम घुटता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगला है ध्वनि प्रदूषण कितनी डेसिबल ध्वनि होने से होता है? ध्वनि प्रदूषण आप किसे कहेंगे? कितना डेसिबल शोर होगा? तो 50 से 60 डेसिबल, 80 से 90 डेसिबल, 40 से 70 डेसिबल या 20 से 35 डेसिबल। और आपको मैंने क्लास में पढ़ाया था कितने डेसिबल अच्छे होते हैं दिन में, कितना रात में अच्छा होता है, और कितना होगा तो नुकसानदेह होता है। सारी चीज़ें मैंने WHO के अकॉर्डिंग बताई थी आप लोगों को। तो बच्चा लोग जब 75 से प्लस हो जाए तब वो आपके लिए अच्छा नहीं है, यानी कि 80 से 90 के बीच में यहाँ दिया है, ये आपके लिए हानिकारक, यानी कि 75 प्लस हो जाए तो वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो जितना भी हो जाए, जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना ही ज़्यादा हानिकारक होता चला जाएगा। तो इसलिए आपका दूसरा जो है ये सही हो जाएगा। 45 डेसिबल आपका रहता है रात्रि में, सुटेबल रहता है, जितना आप सुने तो बढ़िया है, इससे ज़्यादा आपके लिए हानिकारक होता है। और 20 डेसिबल आपको पता था पत्तियों के सरसराहट की आवाज़ को 20 डेसिबल में मापते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, आयोग के द्वारा पूछी गई हैं। अगला कह रहा है पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट मुख्यतया है। क्लास में पढ़ाई हूँ आप लोगों को, पराक्सी एसिटिल क्या है? पहला कह रहा है स्थल प्रदूषक है, दूसरा कह रहा है जल प्रदूषक है, तीसरा कह रहा है वायु प्रदूषक है, और चौथा कह रहा है ध्वनि प्रदूषक है। पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट मुख्यतः किसका प्रदूषक है? आपको पढ़ाया है क्लास में प्रदूषण, और उसमें सब पढ़ाया है कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण कौन जिम्मेदार होते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है PAN, पराक्सी, मतलब अगर इसको इंग्लिश में आप शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो इसको पैन कहते हैं। पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट ये कैसा है? ये हवा के लिए है, वायु प्रदूषण के लिए माना जाता है जिम्मेदार, और ये काफ़ी हानिकारक चीज़ें हैं जो वायु में अब धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा आ जा रहे हैं। अगला देखिए, भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून कब लागू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयोग के द्वारा कई बार पूछा गया है कि जल प्रदूषण कानून भारत में कब लागू किया गया है।
1967 में, 1982 में, 1974 में या 1976 में? क्या सही हो जाएगा बच्चा लोग? भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून कब लागू किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। 1974 में भारत में जल प्रदूषण कानून लागू हुआ था। अगला देखिए, निम्न में से किसे प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं? इनमें से कौन सा है जो प्राकृतिक प्रदूषक है, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा प्रदूषण करता है? पहला कह रहा है धुंध, क्या ये नेचर करता है, मानव का रोल नहीं है? दूसरा कह रहा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन, क्या ये मानव का रोल नहीं होता, ये नेचर से होता है? जंगल की आग, क्या ये प्रकृति की देन है? और आपका कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से क्या है जो प्राकृतिक प्रदूषक है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, मैक्सिमम में ही मानते हैं कि जो जंगल की आग है ये मानव नहीं लगाते हैं, ये प्रकृति की वजह से होता है या पेड़ के आपस में रगड़ने से या इसकी वजह से होता है। मनुष्य की गलतियों से हालांकि ये चीज़ें अब बढ़ रही हैं, लेकिन मनुष्य जानबूझ के आग नहीं लगाता है, बल्कि ये गलतियों से हो जाता होगा। तो इसको हम प्राकृतिक प्रदूषक के रूप में मानते हैं। जंगल की आग हो गई, ज्वालामुखी का फटना हो गया, पशुओं जीव जंतुओं के शरीरों का अवशेषों का टूटना फूटना सड़ना गलना हो गया, तो ये हम इसे प्राकृतिक मानते हैं, नेचुरल मानते हैं। तो उम्मीद है बच्चा लोग आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी और क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छा लगा होगा। अब आप लोगों को ये सारी चीज़ अच्छा भी और भी है क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है निम्न में से लाइकेन किसके प्रति अधिक संवेदनशील है? लाइकेन किसके प्रति अधिक संवेदनशील है? सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति, कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति, नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रति या ऑक्सीजन के प्रति? तो आपको पढ़ाया था मैंने, लाइकेन किसका सूचक होता है? वायु प्रदूषण का होता है। और लाइकेन वायु में किसकी मात्रा अधिक होने पे नहीं दिखाई देते हैं? तो आप सभी को पता है क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाया है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। अगला देखिए, आँखों में जलन पैदा करने वाला होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या नाइट्रिक ऑक्साइड या सल्फर मोनोऑक्साइड? बताएंगे कौन सी चीज़ें हैं जो आँखों में जलन पैदा करती हैं। आपकी आँखों में जैसे धुआं लग गया तो जलन पैदा होती है, तो अगर जलन हो रही है तो कौन से पदार्थ पाए जाते होंगे धुएँ वगैरह में? तो याद रखेंगे क्या मिलेगा बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, नाइट्रिक ऑक्साइड रहता है जो आँखों में जलन पैदा करता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, जो आँखों में जलन पैदा करता है वो नाइट्रिक अम्ल है। अगला कह रहा है रेडियोधर्मी प्रदूषण के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? पहला कह रहा है यह पशुओं की आनुवांशिक परिवर्तन, पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन ला सकता है या लाता है। दूसरा कह रहा है यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। तीसरा कह रहा है यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है। चौथा कह रहा है यह कैंसर पैदा करता है। आपको बताना है इसमें से कि कौन सा है जो रेडियो प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा जो सही हो जाएगा। तो जो आपके रेडियो पदार्थ होते हैं इनके प्रदूषण से आप सभी को पता है कि आपको क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। ये पशुओं की आनुवांशिकी में परिवर्तन करते हैं, बिल्कुल सही है। ये रक्त संचार में व्यवधान भी पैदा कर सकते हैं, ये भी सही है। यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देते हैं, ये नहीं होगा। यह कैंसर भी पैदा करता है, ये सही है। पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सत्य नहीं है। अगला कह रहा है वायु प्रदूषण का विश्वसनीय संकेतक क्या है? कौन है जो वायु प्रदूषण का संकेत करते हैं? तो ये तो मेरे बच्चों को रट चुका है, इसमें तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होने वाला है। वायु प्रदूषण का विश्वसनीय संकेतक जो है वो है आपका लाइकेन तथा मास। खास करके लाइकेन जो है ये सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण का संकेतक है। अगला कह रहा है ओजोन है, कैसा है? प्राथमिक प्रदूषक है, द्वितीयक प्रदूषक है, दोनों है या कोई नहीं? आपका पढ़ा हुआ है जब कोई पदार्थ अपने रियल जिस रूप में वो पाया जाता है उसको परिवर्तित करके कोई और रूप ले ले तो वो फिर द्वितीयक प्रदूषण हो जाता है। प्राथमिक वो जब अपने वर्जिनल रूप में रहता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक है, नाइट्रोजन प्राथमिक है, फिर सल्फर प्राथमिक है, लेकिन जब ये सल्फर डाई, नाइट्रोजन डाई, ट्राई, फिर कार्बन जो है ये बदल जाए रूप अपना, तो क्या करेंगे, द्वितीयक हो जाएंगे। ऐसे ऑक्सीजन ओ मतलब जो है ये क्या है आपका नेचुरल है, लेकिन जब इसी में और मिलते चले जाते हैं और ये नया रूप ले लेता है तब ये क्या हो जाता है, द्वितीयक प्रदूषण हो जाता है। तो ओजोन आपका द्वितीयक प्रदूषण है, बच्चा लोग याद रखेंगे।
ये आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने बहुत सारे नए पॉइंट भी सीखे होंगे, पुराना रिवीजन हुआ होगा और आप लोगों को बहुत सारा कमांड हो रहा होगा अपने विषयों पर। तो खूब मेहनत कीजिए बच्चा लोग, जितना हो सके मेहनत कीजिए, अपनी मेहनत से कभी संतुष्ट मत होइए जब तक आप लोगों को सलेक्शन ना मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।